न्यूटन्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। एफबीडी हमने पढ़ लिया है, इम्पल्स हमने पढ़ लिया है। इम्पल्स पे थोड़ी बहुत बातें और की जा सकती हैं आपसे। लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि एक बॉल जाकर दीवार से टकरा रही है और सेम स्पीड पे रिबाउंड हो रही है, तो उसका जो मोमेंटम चेंज है वो है 2mu। और मोमेंटम बॉल का क्यों चेंज होगा? क्योंकि उसके बाहर से उस पर कोई फोर्स आएगा। दीवार ने गेंद पे जो फोर्स मारा, उसके मारे गेंद का मोमेंटम चेंज हुआ, उसके कारण गेंद का मोमेंटम चेंज हुआ। और वही हमने बॉल के पी फाइनल माइनस बॉल के पी इनिशियल से निकाला वेक्टर फॉर्म, और उसका मैग्नीट्यूड आया 2mu। जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा होगा, एक तो जब भी मैंने बताया था डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशंस में ब्रैकेट के अंदर साइन बाइन सब पुट करने के बाद प्लस साइन आएगा, क्योंकि जब डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं तो मोर फोर्स इज इन्वॉल्वड, मोर चेंज इन मोमेंटम इज इन्वॉल्वड, एंड सो मोर इंपल्स इज इन्वॉल्वड। और अगर सेम स्पीड से रिबाउंड हो रहा है, मैं तो आपसे कह रहा था कि जो इंपल्स है, जो डेल्टा पी है, वो m into v plus u है मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन की बातें थोड़ी कठिन है, मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर वो क्लियरली बोलता है रिबाउंड विद सेम स्पीड, तो फिर जरूर वो फिर u plus u हो जाएगा, फिर जो डेल्टा p हो जाएगा वो 2mu हो जाएगा, इंपल्स भी इतना ही हो जाएगा, और जो फोर्स है वो 2mu अपॉन टाइम है। ठीक है, इस पर मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पर, अभी डायरेक्शन के बारे में और कोई बात फिलहाल नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड पे ही फोकस करिए। अब इस पे टिपिकल क्वेश्चन यह मिलता है कि मशीन गन fires and bullets per second. Each mass है और बुलेट का मास है, और बुलेट का मास है, और each of bullet, each is of mass है। muzzle velocity of each bullet, muzzle का मतलब जो होता है, muzzle का मतलब बता रहा हूं मैं, तो bullet leaves the barrel, बस leaves the gun। तो उसकी मजेदार वेलोसिटी होती है जो अगले और सामने वाले को भी मजा दिलाएगी, उसे मजल वेलोसिटी कहते हैं। A machine gun fires 10 bullets per second. The velocity of each bullet is u. Find the force of reaction. Find the force of reaction on the bullets, on the gun, machine gun. Find the force of reaction on the machine gun. Find the force of reaction on the machine gun. Find the force of reaction on the machine gun. बात यह है कि जिस फोर्स से जो फोर्स बुलेट्स को इंपोर्ट किया जाएगा वह एक्शन है, और वही रिएक्शन भी होगा। तो हम लोगों को टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मशीन गन ऑन द बुलेट्स निकालना है। मशीन गन ने बुलेट्स पे जो फोर्स लगाया उसी का तो रिएक्शन,
उसी का तो रिएक्शन, ये बुलेट्स बाद में गन पे लगाएंगे, ऐसे ही लिख दीजिए। So, force exerted by the machine gun on the bullets. Force exerted by the machine gun on the bullets. Force exerted by the machine gun on the bullets is same as the force of reaction which the bullets exert on the machine gun. हमने पूछा है find the force of reaction on the machine gun. तो बस वही एक्शन और रिएक्शन। अब जो फोर्स है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, आगे लिख दीजिए F is equal to delta P by delta T. और मैं किससे निकाल रहा हूँ, फोर्स ऑन बुलेट्स पे निकाल रहा हूँ, ये डेल्टा पी ऑफ बुलेट हो जाएगा। और टाइम की तो कोई बात ही नहीं है, टाइम तो हमेशा सेम ही रहता है। जो फोर्स है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये एम यू बाई टी है। और जो 1 टाइम होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक्चुअली मुझे ये फोर्स को कहना चाहिए डेल्टा पी इन 1 सेकेंड, ऐसा शायद ज्यादा अच्छा रहेगा फिलहाल। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी ऑफ 1 बुलेट multiplied by the number of bullets fired per second. Multiplied by the number of bullets fired per second. ये शायद इस समय ज्यादा आपको उसकी तुलना में बेटर समझ में आएगा। F है डेल्टा पी इन 1 सेकेंड, तो दिस इज डेल्टा पी इन 1 bullet multiplied by the number of bullets per second. एक बुलेट जब मशीन गन के अंदर लगी थी तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, और मशीन गन से बाहर निकल रही है तो उसकी वेलोसिटी u है, तो उसको जो मोमेंटम मिल गया वो mu मिल गया। ये एक बुलेट का मोमेंटम है, एक बुलेट का मोमेंटम। और फिर 1 सेकंड में ऐसी कितनी बुलेट्स फायर की गई वो देख लेते हैं, तो मैं पूरे 1 सेकंड का डेल्टा पी मिल जाएगा। ये बढ़िया बात है, बड़ी प्यारी बात है कि फोर्स इन डेल्टा पी इन 1 सेकंड, फोर्स इन डेल्टा पी इन 1 सेकंड। So this is equal to delta p of 1 firing multiplied by the number of bullets fired per second. तो ये आंसर इसका MNU आएगा। फोर्स का जो आंसर है वो MNU है, ऐसा आप ध्यान रखें। फोर्स का जो आंसर है वो है MNU। हाँ क्या? हाँ, if you can speak louder I can explain it again. हाँ, और इतनी अच्छी अंग्रेजी हमें आती नहीं, हिंदी में बोलो, कृपया आपको ना समझाएं। भाई उसने कहा कि मैंने एक बुलेट फायर की और उसके बाद 1 सेकंड में ऐसी n बुलेट्स फायर की, फोर्स बताइए। जो बुलेट्स ने, जो मशीन गन ने बुलेट्स पे लगाया, वह फोर्स जो मशीन गन ने बुलेट्स पे लगाया वो एक्शन है, और बदले में जब गोली आगे जा रही है तो रिएक्शन पीछे जाएगा। बदले में मशीन गन पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वह मांगा गया है। सो
मैं तो यही सिखाना चाहता हूँ आपको, दिस शुड बी योर फेवरेट स्टेटमेंट। जब डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है ना, उसको अगर आप लिखें डेल्टा पी इन 1 सेकेंड, ये टाइम 1 सेकेंड ले लेता हूँ ना, अगर ये 1 सेकेंड है तो फोर्स डेल्टा पी हो गया ना। आई थिंक ये अच्छा स्टेप है। So this is equal to delta P in one firing multiplied by number of bullets fired per second. Number of bullets fired per second. तो डेल्टा पी इन वन फायरिंग हो जाएगा mu, एक बुलेट का मोमेंटा, और नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड इज n। सवाल ने दिया है, सवाल को बहुत ध्यान से अच्छे से रट लिया करें, सवाल को बहुत ध्यान से या तो कई बार पढ़ा करें। सवाल में दिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, डेल्टा पी इन वन फायरिंग multiplied by the number of bullets fired per second, and this is also called frequency of firing. The number of bullets fired per second है ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो 1 टाइम होता है। अभी हमने इसका दूसरा मेथड ये लिया, f को डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कहा, ये mu बाय टी कहा, और 1 टाइम को n कहा, ये भी है। तो ये बुलेट पर रिएक्शन का फोर्स है, सॉरी मशीन गन पे रिएक्शन का फोर्स है। अगर कोई पूछता है मशीन गन का एक्सेलरेशन बताइए, तो मशीन गन के ऊपर आपको फोर्स तो मालूम ही है, आप मशीन गन के मास से डिवाइड करते हैं। गोली आगे जब जाएगी तो रिएक्शन के कारण मशीन गन पीछे जाएगी, अज्यूमिंग दैट कि हमने उसे पकड़ा हुआ नहीं है। आप इसे रियल सिचुएशन से मत इमेजिन करना कि नहीं सर पीछे जाती तो है नहीं, या तो हमने उसे माउंट किया हुआ होता है, फिक्स किया हुआ होता है। हम सबको जब तक कुछ ना कहा गया उसको फ्री माने। गोलियां आगे जाएंगी तो मशीन गन पीछे जाएगी, उससे पूछता है, सवाल पूछता है मशीन गन का रिएक्शन बताइए, वो तो हमने निकाल लिया। फिर सवाल पूछता है मशीन गन पे एक्सेलरेशन बताइए, तो आपको जिस पर एक्सेलरेशन चाहिए उसका ऊपर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, जिसका F उसका m इंटू उसका a। अगर आपको मशीन गन का एक्सेलरेशन चाहिए तो ये फोर्स अपॉन मास, ये मास ये वाला ले लीजिएगा। आपको फोर्स तो अक्सर सेम ही आएगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन है, आपको जिसका एक्सेलरेशन चाहिए उसके मास से डिवाइड कर दीजिए। इसी सवाल को हम ऐसा भी पढ़ाते हैं, अब इसमें हम थोड़ा माइनर चेंज कर रहे हैं कि वही बात फिर से क्वेश्चन लिख दीजिए दोबारा, या पार्ट बी कर दीजिए, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी कर दीजिए कि इन द अबव क्वेश्चन the bullets strike the wall, सामने जो टारगेट है उसे टकराती है, मान लीजिए वो दीवार है, strike the wall and rebound at same speed, बाकी सब वही है, n bullets are fired per second, the bullets rebound at same speed, find the force exerted by the bullets on the wall। वेरी गुड, एक्सेलेंट। और क्वेश्चन पूरा आपने लिख लिया है कि नहीं? Find the force exerted by the bullets on the wall। राइट। डिजायरेबल तो ये है कि आप हड़बड़ा जल्द बैच जो थर्ड फोर्थ के बचपने में हम करते थे शायद कभी, या जो जिंदगी भर नहीं किया वो हसरतें आप पूरी कर रहे हैं। तो सवाल नहीं लिखा है पर आंसर अगर एक हमें पुराना रटा हुआ है तो आंसर हम देंगे। मुझे पहले क्वेश्चन पूरा चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप बदलना चाहते हैं और अपना रिजल्ट बदलना चाहते हैं तो उस कंपटीशन को छोड़ दीजिए जो ये था कि हम जिसका हमें आंसर आता है उसका तो चिल्ला के कम से कम बोल ही दें, वो भी अच्छी बात है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर अगर चेंज करना चाहते हो तो क्वेश्चन पूरे लिखो, स्टेप्स पूरे लिखो, और बाकियों को आंसर बोलने दो जो बोल रहे हैं। ये मानो कि ये बाकी गधे साले सब गलत बोल रहे हैं, मैं थोड़ा लेट दूंगी आंसर पर मैं सही दूंगी, ये अपने दिल में मानिए। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स।
आप ये मानिए कि आप क्लास में बिल्कुल अकेले बैठे हैं, जिसका आंसर आता है वो भी दे देना चाहिए, उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कोई बुराई नहीं है। पर आगे क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। कोशिश करिए काम ज्यादा से ज्यादा एकदम फेयर वर्क करिए, रफ वर्क मत करिए। स्पीड है तो फेयर वर्क करने का पेशेंस नहीं है, समय नहीं है, पर फायदा उसका मिलेगा, विश्वास करिए आपको उसका फायदा मिलेगा। सवाल में जब रिबाउंड की बात हो रही है, इस सवाल में जब रिबाउंड की बात हो रही है तो रिबाउंड वो भी विद सेम स्पीड शायद बोला है, बस तो वहां तो 2mu आएगा। फोर्स इज डेल्टा पी इन 1 सेकेंड, डेल्टा पी ऑफ 1 बुलेट जब दीवार से टकरा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बुलेट्स striking the wall per second। एक बुलेट का जो मोमेंटम है वो 2mu, हमने एक्चुअली इसे टाइम से डिवाइड किया, 1 टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, ऐसा कर। एक बुलेट का जो मोमेंटम चेंज है, एक बुलेट का जो मोमेंटम है वो है 2mu, क्योंकि रिबाउंड विद सेम स्पीड बोला है ना, रिबाउंड विद सेम स्पीड बोला है। बस अगर क्वेश्चन ये है कि मशीन गन पे क्या फोर्स लगा है तो 2 नहीं लेंगे, क्योंकि मशीन गन से सिर्फ बुलेट्स निकल रही हैं, वहां से जब बुलेट्स निकल रही हैं तो उसमें मोमेंटम चेंज mu है, और जब दीवार से टकरा के वापस लौट के आ रही हैं तो फिर 2mu हो जाएगा। दीवार पे फोर्स 2mu। ये 2 एक क्रिटिकल चीज होती है फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कब 2 आएगा और कब 2 नहीं आएगा। तो ये गलती आप शायद कर सकते हैं, जहां भी रिबाउंड विद सेम स्पीड हो वहां केवल 2 आएगा, और जब बुलेट्स मशीन गन से निकल रही हैं तब तो 2 नहीं आएगा। तो वार्निंग इतनी सी फिलहाल लिख दीजिए, बी केयरफुल वेयर 2 विल कम एंड वेयर नॉट। 2 कहां आएगा और कहां नहीं आएगा, 2 कहां आएगा और 2 कहां नहीं आएगा, इसका लगातार ध्यान रखें। इन एंटायर फिजिक्स एक्चुअली मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में 2 की प्रॉब्लम आएगी। तो यहां में बड़ा क्लियर है, रिबाउंड विद सेम स्पीड अगर वर्ड है तो 2 लेंगे, और नहीं तो बस एक ही बार लेंगे। हाँ, 1 टाइम को हमने n लिखना शुरू कर दिया है, इतना ही सीखे कि 1 टाइम को n लिखना शुरू कर दिया है। इस पर एक टिपिकल क्वेश्चन यह भी बनता है, सुन लीजिए फिर मैं समझाता हूं उसको, कि ये फैन है मेरी या शैंडिलियर है, तो बल्ब जिसका टांगते हैं उसको पता नहीं क्या कहते हैं, शैंडिलियर कुछ पता नहीं, वो कह रहा है वो गिर रहा है, एक शैंडिलियर ऊपर से टपकना स्टार्ट कर दिया है और ये वही की खोपड़ी पे ही गिरने वाला है। और इधर से हीरो जो है वो साइड से खड़ा हुआ फिर बुलेट्स फायर करता है, 60 उसको फिजिक्स आती है भाई। And he keeps the chandelier floating in air, बचा ले जाता है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चैंडिलियर की स्पेलिंग मुझे आती नहीं तो फैन लिख देता हूँ, फैन ऑफ मास कैपिटल M बोल देता हूँ, इज फॉलिंग। एक फैन है मास कैपिटल M का, अभी इसने जस्ट गिरना शुरू किया है। बुलेट फायर्स 10 bullets, I mean a gun fires 10 bullets per second in the fan.
the bullets get embedded in the fan. बुलेट उसी में समा जाती, फैन में ही धंस जाते। इसमें पता नहीं कोई मैथमेटिकल मैसेज है या नहीं। हर लाइन में आपको देखना है कि हमें इसकी मैथमेटिक्स क्या है। हर लाइन की कुछ अगर मैथमेटिक्स है तो वो लाइन काम की है, वरना वो लाइन टोटली इग्नोर कर देने लायक है। बहुत ऑलराइट। 10 bullets per second and mass of each bullet is small m. Mass of each bullet is a small m. Thus, the fan is kept floating. फ्लोटिंग है, फैन को फ्लोटिंग रखा जाए। बस फाइंड रिलेशन, जो भी वेरिएबल्स दिए गए उनमें रिलेशन बताइए। फ्लोटिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड। हाँ, फ्लोटिंग एक बड़ा ही प्यारा कीवर्ड है। जिस लाइन का कोई मैथमेटिकल मैसेज है, जिसमें से उस लाइन का कोई मीनिंग है, वरना वो लाइन बेकार है। और फ्लोटिंग कीवर्ड है, फ्लोटिंग या बैलेंसिंग कीवर्ड है। वो फ्लोट बोलता है या बैलेंस बोलता है या इक्विलिब्रियम बोलता है, ये सब कीवर्ड्स। बुलेट्स की स्पीड u है, देख लीजिए, 10 bullets per second in the fan, each at speed u। बुलेट की स्पीड नहीं दी है हमने, उसे u ले लीजिए, और बुलेट की स्पीड u है। तो बस अब मेरे पास इसका mg है और यहां से ये बुलेट्स आ रहे, जरूर इक्विलिब्रियम है। इसका सॉल्यूशन यही है, इक्वेट mg to the force of this chapter। ये बात आपके सामने कई चैप्टर्स में आएगी, जहां या तो वो कीवर्ड यूज करेंगे बैलेंस्ड या फ्लोटिंग या साफ साफ इक्विलिब्रियम। ये फैन नीचे नहीं गिर रहा ना, इसको इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है ना, तो फैन के mg को इस चैप्टर के फोर्स से इक्वेट कर दीजिए। और शायद इसलिए सीधे सीधे आप समझते हैं कि आंसर है mg। ये एक झटके में अपना आंसर आ गया। फ्लोटिंग इज द कीवर्ड। फ्लोटिंग मतलब ये ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, ये गिर नहीं पा रहा है, ये mg से नीचे गिरना चाहता है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में तुम तैराओगे, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम हवा में फ्लोट करवाओगे, तो उसके mg को जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो उस चैप्टर के फोर्स से इक्वेट कर देना। तो ये तो जनरल लाइन हो गई, ये तो 7-8 स्टार देने वाली लाइन हो गई, 10 स्टार दे दीजिए, क्योंकि ये और भी चैप्टर्स में काम आएगी। जो लाइन दूसरे भी चैप्टर्स में काम आए, हाँ वो लाइन इंपॉर्टेंट है। जो लाइन दूसरे भी चैप्टर्स में काम आए वो लाइन इंपॉर्टेंट है। equate mg to the force of this chapter। पर सॉरी मेरा आंसर गलत है। आई एम सॉरी, क्यों आना चाहिए, क्यों जिन लोग कह रहे हैं आना चाहिए आप गलत करें। हाँ शाबाश, बहुत सारे लोगों ने हाथ गलत किया है। सही बात है, एम्बेडेड है तो डूब गया है। वाह 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 वाह, ये बुलेट रिबाउंड नहीं हुई है, वही समा गई, न फैन गिर रहा है और न बुलेट गिर रही है, वापिस ही कुछ नहीं आ रहा। तुम वो सब भावनाओं से इमेजिन मत करना कि हाय मेरे फैन का क्या होगा, चीथड़े हो जाएंगे। उसके बियॉन्ड बात ही नहीं सोचनी, उसकी सिर्फ फिजिक्स को और उसकी सिर्फ मैथमेटिक्स को सोचिए।
इक्विलिब्रियम इज द की वर्ड, दिस इज इक्विलिब्रियम। mg को ऊपर के फोर्स से इक्वेट किया। हाँ, अगर सवाल ने कहा होता ईच बुलेट रिबाउंड्स विद m, तो आंसर टू mg होता है सलीम। कभी कभी ये सवाल भी मिलता है, टू वाला भी मिलता है। If the question says that the bullet rebound with same speed, if the question says that bullets rebound with same speed को भी अंडरलाइन कर दीजिए, तो जरूर ये आंसर आएगा। तो प्रॉब्लम तो बरकरार है कि कहां टू आएगा, कहां नहीं। पर इसमें तो हीरो अरेस्ट हो जाएगा, वो गोली सीधे बुलेट हीरोइन को ही लगेगी टकरा के। बुलेट रिबाउंड विद सेम स्पीड तो जाएगी कहां? दफा 302। ये कह रहा हीरो भी मरेगा गोली से ही। रिबाउंड में खैर हमें इसलिए बियॉन्ड इमेजिन नहीं करना। ये बात सही तो है, ये बात सही तो है, पर ये हमारी सोच के बाहर है। हम वकील तो बन नहीं रहे, जज तो बन नहीं रहे। हमें जितना कहा गया उतनी सिचुएशन को सोचना है, उसके आगे ना सोचे। उस समय रिबाउंड विद सेम स्पीड हो गया, बस मोमेंटम चेंज ट्वाइस हो गया। रिबाउंड विद सेम स्पीड है तो टू जरूर आएगा, और रिबाउंड विद सेम स्पीड मेंशन नहीं किया है। कभी कभी बोलता है कि मैंने बुलेट गेंद को दीवार पे मारा एंड द बॉल ड्रॉप्स डेड, ऐसे वर्ड लेता है। इतनी अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं। एंड द बॉल ड्रॉप्स डेड मतलब वो वर्टिकली गिर पड़ा। हॉरिजॉन्टली तुमने इसको मारा था और वर्टिकली गिर गया, तो रिबाउंड तो नहीं हुआ ना। उसने लौटने वाली कोई वेलोसिटी की वैल्यू तो नहीं दी ना, तो उसे जीरो मान। अगर तुम्हें कोई मैथमेटिकल वैल्यू ना हो फाइनल वेलोसिटी के टकराने के बाद, तो तुम उस वेलोसिटी को जीरो मान लेना। या तो कम से कम ये बोले विद सेम स्पीड, तो भी स्पीड पता है। या तो बोले v से लौट रही है, तो v पता है। और कोई वैल्यू नहीं दी और इंग्लिश समझ नहीं आ रही, तो फिर उसे जीरो मान लेना। वहां टू नहीं आएगा, वहां टू वर्ड नहीं आएगा। ऑलराइट, इसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन देता हूं जो कि एनसीईआरटी में सॉल्व भी है और नीट में भी आया है 2 बार कम से कम। ये टिपिकल एक क्वेश्चन है। ये वॉल है, ये वॉल है, और जानबूझ के ये एंगल हम थीटा दे रहे हैं। ये और डराने के लिए इलास्टिक कोलिजन का वर्ड लेते हैं। और ये यहाँ पर एक बॉल गई है जो कि दीवार से टकराई है। बॉल अंडरगोज, और डराने की सिचुएशन लेते हैं। अंडरगोज ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन विद अ वॉल एज शोन। थीटा है मेन, तो मास हर एक बॉल का n है। मास एक ही बॉल है, सॉरी एक ही बॉल है, और उसकी स्पीड u है। और डायग्राम में भी दिख ही रहा है, अलग से भी मैं बता देता हूं कि रिटर्न्स, द बॉल रिटर्न्स, ये बॉल का मास है और इसकी स्पीड है। द बॉल रिटर्न्स सिमेट्रिकली, बिल्कुल जैसे गई थी और करीब वैसे ही आ रही है, सेम एंगल बनाते हुए। द बॉल रिटर्न्स सिमेट्रिकली with same speed. The ball returns symmetrically with same speed. अब ये मैं एडवांस क्वेश्चन मानता हूँ, टफ क्वेश्चन मानता हूँ। हालांकि दिक्कत आपको कहीं आएगी नहीं इसमें, पर मैं इस क्वेश्चन को टफ मानता हूँ। मतलब अगर इसमें आप पूरी तरह कंफर्टेबल ना हो 1-2 बार में भी, तो ज्यादा चिंता मत कर। पूछ तो वो यही रहा है डेल्टा पी, बॉल का चेंज इन मोमेंटम बताइए। पूछ तो यही रहा है। तो ये उसके इनिशियल डायरेक्शन है, यहाँ से ये आई थी और यहाँ से गई है। मैं तो
एक्सप्रेस, मैं तो यही चाहूंगा कि एक्सप्रेस P initial and P final in IJ form वेक्टोरियल, और देखो बकायदा रिजॉल्व करो। तो मैं डेल्टा P निकालना, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल करना, तो वेक्टोरियल इनको एक्सप्रेस करो ना। प्रोजेक्टाइल में किया तो था। अब मैं यहाँ पे ये डिसाइड कर रहा हूँ कि ये चलो ऐसा मान लेता हूँ, यही मान लेता हूँ। ये जो डायरेक्शन है ये आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, ये प्लस जे कैप है और ये माइनस जे। तो इनिशियल का मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। इनिशियल का यहाँ पे MU से आ रही है और ये हो जाएगा MU का कॉस थीटा और ये हो जाएगा ये MU का साइन थीटा। एरो ध्यान से देखने पड़ेगा, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो जो P इनिशियल है वो वेक्टर फॉर्म में है MU cos थीटा और ये डायरेक्शन है माइनस जे कैप प्लस MU sin थीटा और ये डायरेक्शन है प्लस आई कैप। ये काम जरा कठिन है, इसको ध्यान से करें। इनिशियल मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिखें, कहाँ कॉस आएगा और कहाँ साइन आएगा ये तो आपको पता है। जहां से एंगल थीटा बनता है वहां कॉस आता है, जहां कोने में कॉस आएगा फिर डायरेक्शन ये आएगी नीचे जाने वाली। ये इनिशियल मोमेंटम आएगा, ये कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा और ये यहां जा रहा है प्लस आई कैप में। इसी की आदत डालो, ये कितना भी कठिन लग रहा हो पर इसी की आदत डालो केवल, और कोई शॉर्टकट तरीका इसका बिल्कुल मत बनाओ। लॉन्ग कट तरीके हैं वही ज्यादा साथ देंगे, इसका कोई शॉर्टकट मत बनाओ। ज्यादा मैं तो कहता हूं ऑब्जर्वेशंस भी मत करो। प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करके मैं सवाल को ज्यादा आसानी से करा सकता था, पर पेपर हॉल में तुम नहीं कर पाओगे, तो उन चीजों को ज्यादा बढ़ावा ही मत दो, एकदम बेसिक से। इसी तरह मैं P फाइनल को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ और इसका डायग्राम भी अलग से बना रहा हूँ। ये MU है और ये थीटा है, तो यहाँ पर आएगा ये वाला डायरेक्शन एक तो MU cos थीटा आएगा और ये डायरेक्शन है माइनस जे और ये इसका कंपोनेंट इधर आएगा। एरो जरा ध्यान दीजिए, इसका यहाँ जाएगा ना, यहाँ कॉस आएगा तो यहाँ साइन आएगा और ये जो डायरेक्शन है ये माइनस आएगा। जो P फाइनल है, वो है MU cos थीटा माइनस जे कैप प्लस MU sin थीटा माइनस आई कैप। केवल इस तरीके को बढ़ावा दीजिए, आप उसी को समझिए। एक बार में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पर ये सवाल मेरे करीब 40 पेपर होंगे तो 15 पेपरों में तो इसका ये क्वेश्चन मैं दूंगा, तो एंड तक सीख ही जाओ। खाली पहले इनिशियल को इमेजिन करो और उसके को रिजॉल्व करो और प्रॉपर आई और जे को लगाओ। अब डेल्टा P निकालना है, तो P फाइनल वेक्टर फॉर्म में माइनस P इनिशियल वेक्टर फॉर्म, तो P फाइनल है माइनस MU cos थीटा जे कैप माइनस MU sin थीटा आई कैप, फिर माइनस है, इस वाले में ब्रैकेट मुझे जरूर लगाना चाहिए। P इनिशियल है माइनस MU cos थीटा जे कैप प्लस MU sin थीटा आई कैप। अब मैं इस पूरे ब्रैकेट को ध्यान से ओपन करूंगा, ये दोनों साइन चेंज करूंगा, क्योंकि माइनस MU cos थीटा हो सके तो आई वाले टर्म्स यहां लिख लो, पहले लिख लो माइनस MU cos थीटा जे कैप, इसको ओपन करता हूं, ये वाला माइनस में पहले यहां लिख रहा हूं MU sin थीटा आई कैप, ये वाला प्लस MU cos थीटा जे कैप हो जाएगा
ये और ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं आप लोग। डेल्टा पी आ रहा है 2mu sin थीटा, 2mu sin थीटा माइनस साइन। ये मैग्नीट्यूड हो गया ये डायरेक्ट। अच्छा डायरेक्शन वेक्टर्स का चैप्टर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल भी। सिर्फ आई और जे की तुम्हें आदत हो जाए। सिर्फ आई और जे की तुम्हें आदत हो जाए। कहाँ कॉस आएगा, कहाँ साइन आएगा, कहाँ प्लस आई कैप, कहाँ माइनस आई कैप, कहाँ प्लस जे कैप, कहाँ माइनस जे कैप। इतना ही ध्यान देना। अगर मैं प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करूं तो मैं ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं कि ये जो कंपोनेंट पैरेलल टू द जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यही रिवर्स होता है। प्रोजेक्टाइल में भी कंपोनेंट पैरेलल टू द ग्राउंड तो अनचेंज था ना, यहाँ पे भी ये अनचेंज है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट खाली रिवर्स होता है। और ये सब ऑब्जर्वेशंस के जो बेस्ट शॉर्टकट्स हैं, मैं तो अपने एक्सपीरियंस के कारण अब रिकमेंड नहीं करता। मैं ऑब्जर्व करना रिकमेंड नहीं करता कि देखो कंपोनेंट पैरेलल टू द वॉल तो अनचेंज है एंड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वॉल रिवर्स हुआ है। भैया पूरा कर, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम में ये एंगल थीटा दिया है, तो एरो एरो की प्रॉब्लम आती है सर। ये आएगा mu cos थीटा, और ये जा कहाँ रहा है इधर, ये माइनस जे कैप में जा रहा है। इधर आएगा mu sin थीटा, और ये जा कहाँ रहा है फाइनली, ये प्लस आई कैप में जा रहा है। इसमें खुद बैठ के थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ ओरिजिन से ही आगे बढ़ना चाहिए हमेशा, यहाँ से ही देखो, ओरिजिन से ही आगे बढ़ना चाहिए। ये कठिन सवाल है, पर प्रोजेक्टाइल से भी फिर से बताऊं यार, वही तो मैंने गलती कर दी, छेड़ भी दिया तुम्हें और अब कह रहा हूं नहीं वो काम का भी नहीं है। प्रोजेक्टाइल तुमने अटेंड की थी देवांश? मेरे से प्रोजेक्टाइल पढ़े हो? फिर तो बिल्कुल ही नहीं कर मतलब यार, छोड़ दो। मैंने तो ये मना किया था कि ऐसी ऑब्जर्वेशन मत करो, दे आर शार्प, दे आर इंटेलिजेंट। पेपर में तुम अपनी ओरिजिनल इंटेलिजेंस को कंटिन्यू कर पाते हो क्या? ब्रेन वेव तुम्हें पेपर के दरमियान भी आती है क्या? इंट्यूशन बोलते हो, कभी कभी ब्रेन वेव बोलते हो कि मेरे को तो इंट्यूशन से आ गया, कभी अचानक से ब्रेन वेव आ गई और मेरा आ गया। पेपर में सब फिजिक्स के पोर्शन में तो कम से कम तुम्हारे पास इन सब का टाइम ही नहीं था। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से करो, कोई इंटेलिजेंट मेथड मत करो। हर सवाल के लिए नया लॉजिक और हर सवाल के लिए नया फॉर्मूला, बर्बादी हो जाओगे। यहाँ मैं अब सीधे इसके बाद पढ़ा दे रहा हूँ। या चलिए इम्पल्स पे एक सवाल और है। इम्पल्स पे ये एक सवाल और बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक्सटी ग्राफ है बॉडी का, एक्सटी ग्राफ है, ये मे बी मास बॉडी का सपोज 1 kg है और ये 2 है SI यूनिट्स में, मे बी ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये सेकेंड्स में। फाइंड द इम्पल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाँ ग्राफ है इसलिए टफ है, वैसे भी थोड़ी दमदार सवाल है। फाइंड द इम्पल्स exerted on the body at t equal to 1 second forced by an external force। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ पीवाईक्यू का सवाल है। बॉडी का मास 1 kg है, ये x है, ये किसी समय 2 मीटर पे है। पार्टिकल ने ओरिजिन से चलना शुरू किया x डायरेक्शन में, जब वो यहाँ 2 मीटर पहुंचा तो किसी ने उसको लात मार दी और वो वापस आ गया बेचारा। मैंने पूछा है इम्पल्स, और खूब सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में से गुजर रही हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी गुजर रही है, पता नहीं एक्सेलरेशन गुजर रहा है। मैंने कहा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, इस क्षण इस मोमेंट पर बॉडी पे क्या इंपल्स इंपार्ट किया गया है, मे बी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ कोर्स। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सच अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं कठिन की श्रेणी में डालता हूँ। कठिन तो खैर ये भी है, और ये पेपर में थोड़ा कम समय खाएगा, इसकी तुलना में ये पेपर में कम समय खाएगा, इसलिए ये हाईली डिजायरेबल है कि आप इसे सीखें। इसे भी सीखना तो खैर है, नहीं भी सीखेंगे तो शायद चल जाए, पर इसको सीखना तो अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको जब का डेल्टा पी निकालना है, और कहानी तो मैं चलो पहले एक बार समझा दूं कि पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन में उसका एक्स बढ़ रहा था, और जैसे ही वो 2 मीटर पे पहुंचा ना, किसी ने लात मार दी और फिर वो वापस ओरिजिन पे आ गया, और 1 सेकंड बाद वो वापस ओरिजिन। आपको जिस इंस्टेंट पे डेल्टा पी इंपल्स है डेल्टा पी, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो m इनटू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में ऑफ कोर्स माइनस m इनटू इनिशियल वेलोसिटी। हाँ अब यहाँ मुझे समझना पड़ेगा, यस स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये जो इनिशियल स्लोप है, यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप, ये यहाँ जो वेलोसिटी है ना, वही यहाँ वेलोसिटी है, वही यहाँ है, वही यहाँ थी। लात मारने के जस्ट पहले, यहाँ जस्ट पहले वेलोसिटी जो थी वो चाहिए, और जस्ट बाद जो थी, मैं अभी इस पॉइंट को देख रहा हूँ खाली, मुझे इस जर्नी से कोई मतलब नहीं सर। यहाँ जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है, यहाँ जो वेलोसिटी है वो फाइनल। तो इस ग्राफ का स्लोप, xt ग्राफ का स्लोप ये tan थीटा होता है, ये 2/1 हो जाएगा, जो u हो जाएगा तो वो tan थीटा हो जाएगा, तो y/x टाइप का हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये डिस्टेंस 2 है और ये 1 है, ये 2/1 हो जाएगा। और बाद में जो v है वो है माइनस, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हुई है ना इसकी। जो v है वो है 2 माइनस आई कैप, और जो u है वो है 2 प्लस आई। देखो ये पहले x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये लौट रहा है, भले यहाँ है पर लौट तो इस डायरेक्शन में रहा है ना, ये डायरेक्शन तो माइनस आई कैप कहलाएगी ना। यहाँ पे आई कैप वगैरह की वजह से दिक्कत आ तो रही है थोड़ी बहुत, पर कोई इलाज नहीं है, सीखना पड़ेगा आपको। ये कठिन है पर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइनली पेपर में टाइम ज्यादा नहीं खाएगा। तो -2m ये तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये तो माइनस है ही, और आई कैप तो जाएगा 4 इंटू मास जो भी है माइनस आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर उन लोगों ने डायरेक्शन नहीं पूछी है तो तुम शायद इसके ज्यादा आई कैप की ज्यादा चिंता करोगे। इस सवाल में वो लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स ही मांगते, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स मांगते हैं। तुमको ये आई कैप वाई कैप थोड़ा इरिटेट तो करता है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये कह रहा हूँ कि वीटी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ बाद में नेगेटिव, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ आफ्टर 1 सेकेंड इज नेगेटिव।
स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है dx by dt। मंडे को इस सब पोर्शन की रिकवरी रहेगी। मंडे वाले वीक में खूब सारी रिकवरी मिल जाएगी आपको पूरे हफ्ते फिजिक्स की। xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, यहां पर स्लोप है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये स्लोप राइजिंग है इसलिए पॉजिटिव वेलोसिटी। यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, फॉलिंग ग्राफ है, तो स्लोप की वैल्यू तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो वही है, पर ये -2 है। डायरेक्शन का भी ध्यान देना है, तो फिर वो ये है ऐसा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई डाउट हो तो और पूछिए मुझसे। जब लात पड़ी, हमने एक सवाल किया था शायद कि एक बॉल को यहाँ से टकराया H1 से और बाद में H2 पर जा रही है, तो मैं जब कॉलिजन हो रहा है उसके जस्ट पहले की वेलोसिटी को u कहता हूँ और कॉलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी को v कहता हूँ। इसको u और इसको v नहीं कहता। मैं इन पॉइंट्स को तो देख ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ग्राउंड को देख रहा हूँ। टक्कर के जस्ट पहले जो मेरी वेलोसिटी है वो u है और टक्कर के जस्ट बाद वाली वेलोसिटी है वो v है। यहाँ पे भी लात यहाँ पड़े, ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे ही जा रहा था। यहां से किसी ने लात मारी तो लौट आया। तो इसके इस इंस्टेंट के जस्ट पहले जो वेलोसिटी है वो u है, इस इंस्टेंट के जस्ट बाद जो है वो वेलोसिटी v है। यहाँ पर जो वेलोसिटीज है वो u और v नहीं है। मेरे को जस्ट बिफोर कॉलिजन देखना एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन देखना। समझ तो आया थोड़ा बहुत, एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पर फाइनली आ जाए। मेरे 4-5 पेपरों में लगातार एक क्वेश्चन आने ही, उनके डिस्कशन जब होंगे तब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता चला जाएगा। अगर आपको 50% कॉन्फिडेंस भी इसमें है तो इट इज सफिशिएंट फॉर नाउ। सर तो क्वेश्चन में जो टाइम दिया था वो सर क्यों फाइंड करने के लिए था? हाँ, जो टाइम दिया था नहीं, प्लीज गो टू 1 सेकंड जो बोला था वो yes, नहीं। अगर मैं कहता कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ होता, सपोज ये 1 सेकंड होता, ये 2 होता, ये 3 होता, तो मैं कहता एट t इक्वल टू 3 पे इंपल्स बताएंगे। तो फिर 3 के पहले और 3 के बाद, मेरे सवाल में था एट t इक्वल टू 1, तो इसके आजू और इसके बाद ये वाला टाइम से मुझे ये अलग टाइम, उसने कहा इस टाइम पर इंपल्स बताइए एट t इक्वल टू 1, तो इस टाइम के जस्ट पहले और इस टाइम के जस्ट बाद, इस टाइम के जस्ट पहले वेलोसिटी को u कहिए, इस टाइम के जस्ट बाद वेलोसिटी को v कहिए। अगर वो कहता t इक्वल टू 3 पे बताइए तो मेरी नजर यहाँ होगी, इसकी कैलकुलेशंस में 3 नहीं आता। हाँ, वो यहाँ से ऐसा ऐसा निकालने में, tan थीटा निकालने में भले ही वो आता, पर t इक्वल टू 1 का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कैलकुलेशन में, उस वजह से 1 नहीं आ रहा है। उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद की बातें देखनी है। जब इंपल्स पड़ा तो मोमेंटम चेंज हुआ, तो डायरेक्शन रिवर्स हुई, उस टक्कर के उस पॉइंट ऑफ कोलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी u है। बस अब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट बहुत ज्यादा कायदे से पढ़ा हूं, तो मुझे आपको ये बताना चाहिए कि इट इज बेस्ड ऑन विच लॉ, फर्स्ट लॉ के सेकंड लॉ के थर्ड लॉ, और ये मुझे आता नहीं है और ये मैं कभी सीखूंगा भी। हालांकि ये गारंटी में नहीं लेता कि पेपर में नहीं आएगा, बहुत रेयर, 10,000 साल में एक बार ये आ भी सकता है। तुम 10,000 साल तक ड्रॉप लेते रहो तो ठीक है, सीखो, वरना तुम्हें भी थोड़ा बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। मैं ये नहीं पढ़ाना चाहता और तुम्हें भी समझाना चाहता हूं कि इस प्रकार के परफेक्शनिस्ट अप्रोच को छोड़ो। ये जो हम पढ़ रहे हैं कौन से लॉ पर बेस है, ये तो इसकी थ्योरी है ना, इसकी एप्लीकेशन तुम्हें सीखनी है ना। तुम्हें थ्योरी पढ़ना मुश्किल में मुसीबत आती है कि एप्लीकेशन सीखना है।
एप्लीकेशन में तुम्हें मुसीबत आती है, थ्योरी में मुसीबत नहीं आती है। थ्योरी तो कहीं एक बार मेंशन कर देंगे एग्जाम के जस्ट पहले तो भी याद रह जाएगा। एप्लीकेशन के लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए मैं इसकी सीधे एप्लीकेशन ओरिएंटेड बातें कर रहा हूं। देखो एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 then delta p is equal to 0, so p final minus p initial is equal to 0, p final so p initial plus j law of conservation of momentum. In absence of external force, initial momentum is equal to final momentum. Both in magnitude and direction. In the absence of external force, velocity, उस बारे में मत सोचो, गलत। अभी समझ में आएगा आपको। सेम पार्टिकल नहीं रहता ना एक्चुअली। हाँ, अगर मास सेम रहेगा तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी। फिर सवाल बचा ही क्या, फिर सवाल कुछ हुआ ही नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व। जिस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है उसका मोमेंटम कंजर्व्ड है। उस पूरे सिस्टम का, सिस्टम की बात पड़ती है, जरूरत पड़ती है। बाहर से फोर्स अगर नहीं आ रहा तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व। अच्छा लिख दीजिए कि दिस इज अप्लाइड फॉर नॉट फॉर वन बॉडी बट फॉर अ सिस्टम। वैलिड तो वन बॉडी के लिए भी है, पर हमको जिसकी जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स में वो एक पूरा सिस्टम होता है। वैलिड तो एक अकेली बॉडी के लिए भी है, पर हमें इसके पूरे सिस्टम पे लगाना पड़ता है। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी ये मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आसान। मैं तुम्हें इसमें सीधे ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप बॉम्ब at rest explodes in 3 pieces. Explodes into 3 pieces. दो की बात ही नहीं मैंने की, इधर 3 पे आ गए। अब ये सिस्टम हो गया ना, अब मास सेम नहीं है। 2 masses lie of right angles. सीधे हल्की सी एडवांस्ड एप्लीकेशन लिए है। Find the magnitude and direction भी बोल देते हैं। Direction 2 masses fly off at right angles. इसकी स्पीड भी बतानी पड़ेगी। पहले तो रेस्ट पे ही था, स्पीड v नीचे अलग अलग भी बता सकते हैं। चलो मैं वेलोसिटी v1 and v2 कर देता हूँ। 2 masses fly off at right angles, speed v1 and v2. मैग्नीट्यूड इसे अभी पूछते हैं बस, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टी। एक मास था, बॉम्ब था एक रेस्ट पे, पहले रेस्ट पे था। ये शायद की इंफॉर्मेशन है, इसका जो मीनिंग आ रहा है वो इसके साइड में लिख देना चाहिए। सवाल में जब आप रेस्ट पढ़ते हैं तो उसके साइड में आपको उसे गोला लगा के यू को वहां उसके साइड में 0 लिख ही देना चाहिए, या तो उसकी लिस्ट अलग से बनानी चाहिए। जैसे जैसे सवाल पढ़ते जा रहे हैं तो जो जो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है उसे साइड में लिखते जाएं। बॉम्ब एट रेस्ट है,
एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, और बाकी तो शायद कुछ ऐसा उसने बोला है कि ये m/3 v1 है, ये m/3 into v2 है, बाकी का पता नहीं। आता हूं मैं, मेरा ये कहना है कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बताओ, मास जीरो जीरो। अब हम सिस्टम के फाइनल मोमेंटम की एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, इसको एक यहाँ आई कैप में जा रहा है, तो वो तो एक जे कैप में जा रहा है, तो फाइनल मोमेंटम होगा m/3 into v1 आई कैप प्लस m/3 into v2 प्लस जे कैप प्लस m/3 into v3 बस। v3 को कुछ मत लिखो तुम, उसकी डायरेक्शन मुझे पता ही नहीं है ना, कुछ भी मत लिखो, बस सिर्फ v3 लिख के छोड़ो। एक्चुअली ये इसके वेक्टर फॉर्म में है। भाई फाइनल मोमेंटम एक पार्टिकल का यहाँ आया, एक का यहाँ आया, और तीसरा एक्चुअली कहीं यहाँ चलेगा, अभी रिजल्टेंट 0 आएगा। फिर मेरे को तो ये तीसरे को इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं पता तीसरा यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, मैंने तो उसको ऐसा लिखा है, मुझे ये इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। जो अननोन है, अननोन की तुम कुंडली पहले ही लिख दोगे क्या? वो कैलकुलेशंस के आने का इंतजार करो, एनालाइज द रिजल्ट टू अंडरस्टैंड द अननोन, डू नॉट विजुअलाइज एनीथिंग अबाउट द अननोन। इस बात को कॉपी में लिख दी, डू नॉट इमेजिन एनीथिंग अबाउट द अननोन बिफोरहैंड। पहले से अननोन के बारे में इमेजिन कुछ न करें, just make its term, make the term of the unknown appear in the equation. Just make the term of the unknown appear in the equation. Make the term of the unknown appear in the equation. And find the unknown. And find the unknown. And after calculations, we can visualize the unknown if required, अगर सवाल ने पूछा है, if required, by the sign of the answer obtained. Visualize the unknown by the sign of the answer obtained. Such a lovely place. Initial momentum vector form is equal to final momentum vector form. So 0 is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3. ऐसा कुछ मुझे कहना था। तो 0 is equal to m/3 into v1 I cap plus m/3 into v2 I cap plus m/3 into v dash, चलो v3। हाँ ये वेक्टर फॉर्म में ही है, तो उसको लिखने या ना लिखने, अब इसका वेक्टर फॉर्म कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो अननोन है ना। अननोन को हम बस एलएचएस में ले जाके पटक देते हैं और सब आरएचएस में करते रहते हैं कुछ। into v dash is equal to m/3 into v1 I cap plus m/3 into v2 j cap। अब m/3 काट दीजिए और v3 डैश को आप बोल दीजिए माइनस v1 I cap माइनस v2। इतने सुंदर सॉल्यूशन आपके सामने, मेरे हिसाब से तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो बाकी बहुत आसान हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सवाल भी आपसे बनेंगे, इंपल्स के सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एफबीडी के सवाल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं। कारण साफ है कि यदि वो आ भी गए एग्जाम में और तुमसे बनते भी हों तो वो सिर्फ तुम्हारी बर्बादी लाएंगे,
क्योंकि वो 3 क्वेश्चन का टाइम खा जाएंगे, और उस 3 क्वेश्चन का टाइम खा जाएंगे की बात नहीं है, उसे करते करते तो मैं बीच में कई बार थॉट आएगा कि यार करूं कि छोड़ूं, करूं कि छोड़ूं। जब जब तुम 2 माइंड्स में फंसोगे तब तक तुम्हारी बर्बादी निश्चित। एक डिसीजन ले लिया तो ले लिया, सही कि गलत देखेंगे, थॉट्स में मत पड़े रहो, 2 माइंड्स में मत फंसे रहो। अब अगर मेरे को कहा जाता है कि सोचो, तो मैं बोलता ये V1 है, ये V2 है, एक्चुअली माइनस में आ रहा है यार, चलो हाँ ये V1 है, ये V2 है, और कहीं यही V3 आएगा, यही V3 आएगा, तभी तो मोमेंटम बाद में भी 0 आएगा ना। पहले 0 था, बाद में भी 0 आएगा, तो वेक्टर सम 0 आने के लिए ऐसे ही कुछ होना चाहिए। इससे मैं एंगल भी निकाल सकता हूँ। अब किसी सवाल में ही बाद में बात करेंगे। अगर वो V3 डैश का tan थीटा मांग रहा है ना, सपोज एंगल विद x एक्सिस चाहिए ना, थीटा विद x एक्सिस, ये आएगा पड़ोसी माइनस V2 बाय माइनस tan थीटा। अगर x एक्सिस से एंगल चाहिए ना, तो पड़ोसी अपॉन खुद। ये वाला पार्ट बहुत इरिटेटिंग होता है, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, इसमें आपको मजा आएगा, इसमें मजा आना शुरू हो जाएगा। तो पहले आधा सवाल तो सॉल्व करना सीख लीजिए, ये तो हम सिखा ही देंगे बाद में। हाँ, इसमें टाइम लगेगा। एंगल में हमेशा ही प्रॉब्लम आती है, हालांकि बात केवल इतनी सी है कि अगर इस वाले टर्म से आई वाले चीज से एंगल जा रहे हो, तो पड़ोसी अपॉन खुद, ये पूरा साइन के साथ। हाँ, डायरेक्शन नहीं डालेंगे क्योंकि ये y का इंडिकेटिव है ना। अब अच्छा, इस समय अगर मैग्नीट्यूड निकालूं V3 का, तो वो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर आएगा, क्योंकि अब ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, ये 2D वेक्टर है। अगर ये ऐसा आता V1 i कैप प्लस V2 i कैप, ये आई होते, तब तो ये ऐसा हो जाता ना, I और J में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अगर ये I और ये J है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो आंसर ऐसा आएगा। अगर I और I है तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी, ये तो सिंपली ऐड हो जाएगा, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। बात खत्म। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप बार बार टिपिकली यही सवाल देखोगे। अक्सर वो क्या करेगा, बाद में किसी एक फ्रेगमेंट की, जिन पार्ट्स में टूटा है उसको फ्रेगमेंट बोलते हैं, बाद में किसी एक पार्ट की या एक फ्रेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी मांग लेता है, तो तुम उसकी वेलोसिटी निकाल के उसके हाफ एम स्क्वायर कर देना। ऐसे ही कुछ रहता है मोटे तौर पे, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, और मैं सीधे तुमसे टेस्ट नहीं पूछूंगा। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब एक फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन, फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन। अब एक्चुअली गन से मेरा मतलब है, जो जिस आदमी ने गन पकड़ी हुई है ना, वो भी पूरा एक सिस्टम। बुलेट आगे जाती है, और गन से मतलब गन प्लस मैन। गन से मेरा मतलब होता है, बोलते हम कभी भी नहीं है, गन मीन्स गन प्लस मैन, ये एक पूरा सिस्टम है। बुलेट goes forward and the gun plus man। कभी भी नहीं बोलते आदमी के बारे में, पर बंदूक किसी ने तो पकड़ी होगी, किसी ने तो चलाई होगी। गन प्लस मैन सिस्टम, और वर्ड है इसके लिए रिकॉइल्स बैकवर्ड, गोली आगे जाती है और पूरा सिस्टम पीछे आता है। बोलते हैं ना, बंदूक जो है आपको कंधे पे रखनी चाहिए, और खुद के कंधे में तो ज्यादा जान होती नहीं है, तो दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलानी चाहिए, ताकि वो पूरा सिस्टम रिकॉइल करे, उससे झटका कम लगता है। अगर हम इसे लूजली गोली चला दें, लूजली हाथ ढीला ढाला हाथ पकड़ के, तो गोली पता नहीं जाएगी कि नहीं आगे जाएगी, मेरा हाथ उखाड़ के बंदूक जरूर पीछे ले जाएगी, रिकॉइल मिलेगा ना।
तो हाथ पूरा निकल लेगा वहां पीछे। इनिशियल मोमेंटम इन तीनों का क्या है, बुलेट का, गन का और आदमी का? पहले तो जीरो है। जीरो इज इक्वल टू पी आई इक्वल टू पी एफ कह रहा हूं, इज इक्वल टू मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। गन से मेरा मतलब पूरा सिस्टम। ये क्वेश्चन बनती है। इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का ये है, फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का ये है। गन वाला टर्म ध्यान ले जाएंगे, mass of the gun into velocity of gun is minus mass of the bullet into velocity of bullet। अब हम चाहे तो इनके ऊपर से वेक्टर नोटेशन हटा सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक प्लस एक्स डायरेक्शन में है तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है। दो ही बॉडीज है ना, अगर दो ही बॉडीज है तो आप चाहें तो आई जे के ना लिखें। अगर दो ही फ्रेगमेंट्स में टूटा है तो आप चाहें तो आई जे के ना लिखें। तीन है तब तो आई जे के लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो तीन वाला सवाल कर लिया उसके बाद तो सारे सवाल हमें कुछ लगेंगे ही नहीं। बस अब तो क्या, वेलोसिटी ऑफ गन इज माइनस mv अपॉन mg। ये ऑफ कोर्स अगर बोलता है बंदूक 5 किलो की और आदमी 75 किलो का है तो ये पूरा सिस्टम का मास 80 किलो आएगा। एक्चुअली रिकॉइल का जो रिएक्शन है वो पूरे सिस्टम पे लगता है। जिस आदमी ने गोली चलाई है वो पूरा आदमी पीछे जाता है। आप बाय चांस अगर ये मास दे दें आदमी का, मैं ऐसा लिख तो लेता हूँ बस मास ऑफ द मैन जिसने गोली चलाई है, अगर दे देगा तो लेना पड़ेगा। ये देता नहीं है ज्यादातर। हाँ, अगर वो रिकॉइल वर्ड यूज कर लेता है न्यूमेरिकल में, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी, तो फिर हम आंसर माइनस साइन के साथ नहीं करेंगे। ऐसा आप लिख दीजिए। If the question asks about the velocity of gun, if the question asks the velocity of gun, if the question asks the velocity of gun, then the answer should be given with minus sign. The answer should be given with minus sign. सर वहां पे क्या आने का रीजन नहीं है। ये तो वेक्टर फॉर्म में तो हम पूरा प्लस ही लगाते हैं कि दो पार्टिकल्स हैं, एक ये है बंदूक है और एक गोली है, तो पूरा सिस्टम अगर बताना है तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम भी बताएंगे। ये तो प्लस ही आएगा हमेशा, कोई कहीं भी जा रहा हो। अगर तुमने उनके ऊपर वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे ही लिखते हैं पूरे सिस्टम का मोमेंटम। ये तो प्लस ही लिखते हैं। अगर माइनस निकलना है तो P2 के अंदर से अपने आप निकलेगा वो माइनस। अगर गन की वेलोसिटी पूछी है तो माइनस साइन के साथ आंसर दीजिए, या जिस साइन के साथ आंसर आया है वो पूरा दीजिए। और अगर वो गन की वेलोसिटी ना पूछ के कह रहा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन बताइए, रिकॉइल अगर उसने वर्ड न्यूमेरिकल में यूज कर लिया तो फिर आंसर नेगेटिव नहीं देंगे। ऐसा लिख दीजिए, रिकॉइल वर्ड रिकॉइल वेलोसिटी इज नॉट आंसर्ड विद नेगेटिव साइन। रिकॉइल वेलोसिटी इज नॉट आंसर्ड विद इट्स नेगेटिव साइन। अगर रिकॉइल पूछ रहा है तो आंसर में नेगेटिव साइन नहीं देते। उसके नेगेटिव होने का एहसास ऑलरेडी क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। जब भी वर्ड आ जाता है रिटार्डेशन बताते हैं ना, तो रिटार्डेशन नेगेटिव नहीं बताते। अगर बॉडी एक्चुअली रिटार्डेशन से चल रही है और कोई पूछे एक्सेलरेशन तो नेगेटिव बताते हैं, और रिटार्डेशन नेगेटिव नहीं बताते। वैसी ही ये बात है, ये खास बात है भी नहीं। mg प्लस ये मैंने लिखा है मास ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द मैन, ये मुझे लिखना नहीं चाहिए था। दो टाइप के सवाल मिलेंगे, एक सवाल कहेगा कि बंदूक का मास इतना है और गोली का मास इतना है, यही ज्यादातर होगा। कभी कभी वो कहेगा कोई बंदूक 5 किलो की है और जिस कंधे पे हमने बंदूक रखी थी वो आदमी 75 किलो का है और इसे जोर से शोल्डर पे रखी है, तो गन प्लस द मैन नाउ बिकम्स अ कंबाइंड सिस्टम। अब जो रिएक्शन होगा वो इस पूरे सिस्टम पे होगा। अगर आदमी का भी वो मास दे दें तो तुम गन के में मास आदमी का ऐड कर देना, क्योंकि गन यहाँ रखी है। गन लूजली पकड़ेगा तो गोली आगे जाएगी और गन पीछे जाएगी। पर यहाँ पर मास अगर मैन का दिया है तो गन और मैन को ऐड करते हैं। ज्यादातर वो ये नहीं देंगे, ज्यादातर ये टर्म नहीं आएगा, ज्यादातर ये टर्म नहीं आएगा। जिस बंदे ने गोली चलाई है उसका मास नहीं दिया तो फिर हम भी कुछ नहीं करेंगे। सीखेंगे अल्टीमेटली प्रैक्टिस से ही, चाहे वो प्रैक्टिस आप अपने आप कर लीजिए चाहे मेरे टेस्ट के थ्रू। लेवल बस एग्जैक्टली यही रखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेवल एग्जैक्टली यही रखना है।
लेवल आपने जहां उठाया तो आपका दिमाग हमेशा उसी लेवल पे रहेगा। नॉर्मल लेवल पे सवाल आप नहीं करोगे, आपको ज्यादा दिमाग देखना ऐसे ही चलेगा, 3 वाले पे चलेगा ज्यादा आपका दिमाग। 3 वाले को पहले पढ़ लिया ना। जो हायर लेवल की चीज देखते हैं दिमाग भी उसी लेवल पे बस अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेता है। लेवल उठाए बगैर आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, तब मार्क्स बड़े आसानी से आ जाएंगे। लेवल उठाओगे तो मार्क्स गिरेंगे, ये बात पक्की है। ऑलराइट, तो इसमें चलो मैं इस तरह से एक वक्त ये शायद सीख रहा हूँ कि मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसको मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, तो एम भी एक प्रकार से चलो कांस्टेंट है। या तो मैं इसको डायरेक्टली यूं कह सकता हूं, ध्यान से सुनो, यूं कह देता हूं कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम पहले 0 है तो बाद में भी 0 रहेगा। तो जितना मोमेंटम गोली को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा उतना ही मोमेंटम बंदूक को बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। बोथ द बॉडीज रिसीव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। मैं इनके मोमेंटम्स को, इनके एमवी को इक्वेट कर सकता हूं मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शंस की हमें हमेशा बात नहीं करनी रहती। डायरेक्शन की जब बात करनी होती है तो सवाल खैर थोड़ा टफ हो जाता है, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस वैसे ही कम हो जाता है। तो ज्यादातर हमको जो न्यूमेरिकल मिलेंगे उनमें डायरेक्शन की बातें नहीं होंगी, और अगर डायरेक्शन की बातें हों तो आई और जे और के को इंक्लूड कर लेना। तुम पूरा, तुम्हारे को अब कुछ इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में कुछ नहीं रखना पड़ेगा, वो मैथमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। डायरेक्शन भी निकालनी हो तो आई जे के को जरूर लिख लेना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खैर यहाँ पे तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात डायरेक्ट आपको लिखवा रहा हूँ, 4 करके लिख दीजिए। इफ इनिशियल मोमेंटम इज 0, if initial momentum is 0, and the bomb explodes in two parts, two fragments, and the bomb explodes in two fragments, then final momentum of the system is also 0. Final momentum of the system is also 0. So each fragment receive equal, each fragment receive equal and opposite momentum. Each fragment receive equal and opposite momentum. बस यही आपको बोलना है। ऐसे ये यहाँ जाएगा E1, ये यहाँ जाएगा, भाई 0 आना है ना। 0 तो तभी आएगा जब एक का और दूसरे का इक्वल हो और ऑपोजिट हो, तभी तो इनका सम 0 आएगा। इसलिए ऐसे सभी सवालों में, गन और बुलेट भी वही पार्ट्स में टूटे एक प्रकार से, ऐसे सभी सवालों में मैं m into v को कांस्टेंट कर सकता हूँ। तो ऐसे सभी सवालों में वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल टू 1/n कर सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हल्का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ऐसे ही ये कोई खास इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये वाला पार्ट तक तो अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, ये वाला मैं ऐसे याद कराना ज्यादा चाह नहीं। खैर मैं अब लिख ही देता हूँ, तो लाइटर फ्रैगमेंट will have more velocity, हल्के की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये दोनों ने इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम रिपीट किया, मेरे को यहीं तक बात इंपॉर्टेंट। लाइटर वाले की वेलोसिटी कम होगी, ज्यादा होगी, इसको मैं एक्चुअली ऐसे कोई रूल बना के रखना नहीं चाहता। ये आएगा सब, यहाँ आएगा अपने आप ही आएगा, इसके बाद देखना। याद मत करोगे गोली पतली सी है, हल्की सी है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तुम सोच सकते हो तो ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी गोली की ज्यादा होगी कि बंदूक की? रिद्धि सर तुमको बताना है, और कोई नहीं बताएगा। या तो यूं कर लेते हैं, जो कह रहे हैं गोली की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वे हाथ खड़ा करें। जो कह रहे हैं गोली की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वे हाथ खड़ा करें।
हाँ, गोली की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कांस्टेंट तो नहीं रहेगी। यार वेलोसिटी, हमने तो वेलोसिटी पूछा ही नहीं ना, पर हमारा तो अननोन काइनेटिक एनर्जी था ना। हाँ, वेलोसिटी के ज्यादा होने से आंसर नहीं आता, हाफ एम बी स्क्वायर। एम बी तो कम है, वेलोसिटी बुलेट की ज्यादा है तो क्या हुआ, उसका एम बी तो बहुत कम है। हाँ, इतना डीप अगर आपने सोचा है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, शाबाश। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम मतलब हल्के में कोई डिसीजन ना लें, या तो बहुत डीप मैथमेटिक्स में ही जाए, कोई एक जवाब है, डीप मैथमेटिक्स ही केवल एक जवाब। पर वेलोसिटी खाली ये ना सोचें जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, क्योंकि फॉर्मूला से हाफ एम बी स्क्वायर से डिसाइड करना है, हाफ एम बी स्क्वायर से डिसाइड करना है, और उसमें दोनों वेरिएबल हैं, एम बी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है। हाफ एम बी स्क्वायर से डिसाइड करने में तब तो कोई तकलीफ नहीं है जब दोनों में से कोई एक कांस्टेंट, परंतु जब दोनों ही वेरिएबल हो उस फॉर्मूले से डिसीजन मत लेना। मैं तो चाहता ही नहीं कि तुम हाफ एम बी स्क्वायर से डिसाइड करो, या तो बहुत डीप में सोचो, थोड़ा ज्यादा डीप सोचो। तो ये वार्निंग लिख दो, वार्निंग लिख दो कि डू नॉट डिसाइड about kinetic energy, do not decide about the kinetic energy by the formula half mv square. Do not decide about the kinetic energy by the formula half mv square if both m and v are variable. If both m and v are variable. If both m and v are variable. कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए। फिर से आगे लिख दीजिए, think of another formula of kinetic energy. Think of another formula of kinetic energy or derive it. Think तो क्या करना है, ज्यादातर derive ही ज्यादा अच्छा टर्म है, think तो काट ही दीजिए। थिंक करने में तो हम जाने कौन कौन से स्टैंडर्ड रटे रटाए फॉर्मूले ले आएंगे जो कि हमारे सवाल में घुसड़ देते हैं। डिराइव अ फॉर्मूला इन विच एटलीस्ट वन वेरिएबल इज कांस्टेंट। ऐसा ही फॉर्मूला लाइए जिसमें कुछ कांस्टेंट हो। उतना तो अच्छा सोचा है आपने, वो सही है, शाबाश। पर मैं तो इतनी सारी अपने ब्रेन पे मैं लोड देने ही नहीं चाहता भाई। आई वॉन्ट टू बी टोटली मैकेनिकल। मैं तो ऐसा फॉर्मूला बनाऊंगा ही बनाऊंगा जिसमें कोई एक चीज वेरिएबल आती हो। ये लोग सही कह रहे हैं बंदे कि हाफ एम वी इंटू वी ले लीजिए, अब ये तो सेम है ही, तो खाली वेरिएबल ये बचा। इतना मेरा दिमाग चलेगा मेरा, और वो भी पेपर में। पेपर जब आता है ना 23 तक का पेपर तो ठीक है, 21 जैसा पेपर आ जाए तो मेरा थोड़ा 3 दिन तक उठना रहता है, जब तक सब तरफ सोल्यूशन आ ना जाए उसके। इतना दिमाग मेरा पेपर में नहीं चलने वाला अगर मैं इसको पहले से सीख के नहीं गया हूँ। हाँ, ये मैं बड़ी सुंदर बात आपको बता रहा हूँ कि थोड़ी मेहनत लगेगी, और आप कोई कांस्टेंट टर्म फॉर्मूले में लाइए। काइनेटिक एनर्जी कोई ऐसा फॉर्मूला डिराइव करिए जिसमें कुछ कांस्टेंट टर्म आता हो। यहाँ कांस्टेंट है मोमेंटम। आप कुछ कह रहे थे केशव? हाँ, अब सुनो, हेडिंग दे दीजिए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है और मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी है। तो एलिमिनेट वी वेरिएबल, मुझे प्रॉब्लम में ना एक्चुअली वी से एलिमिनेट वी फ्रॉम टू वी इज इक्वल टू पी बाय एम। Put in 1. Kinetic energy is half m. So v square and p square by m square. So we can cancel हो गया, और kinetic energy का एक फॉर्मूला आ गया p square by 2m। हाँ, वैसे मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को 5 स्टार देके आपको याद कराना तो चाहता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p square by 2m। मैंने दोनों फॉर्मूले लिखी है, फिर मैंने एलिमिनेट किया। मास तो नॉर्मली कांस्टेंट रहता है या कुछ दिया रहता है, वी को एलिमिनेट कर दिया, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए आप।
मैंने फिलहाल V को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि मुझे नॉर्मली मासेस के बारे में जानकारी दी रहती है, वेलोसिटीज के बारे में नहीं दी रहती। वो तो बताता है बंदूक का मास कितना है और गोली का मास कितना है, इसलिए मैंने मास को रिटेन किया, V को एलिमिनेट कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला है मैं ये याद करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन यही है कि बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन। कुछ नहीं भी बोला है तो हम मानेंगे यही कि पहले पूरा सिस्टम रेस्ट पे था। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। Bullet is fired from gun. Find the ratio of kinetic energies. तो मैं काइनेटिक एनर्जी का यह फॉर्मूला पसंद करूंगा। आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला P of gun is equal to P of bullet. So we both receive equal and opposite momentum. Momentum same है. So kinetic energy is proportional to 1 by m. ये भी कैंसिल हो जाएगा। और रेशो जब लेते हैं तो कांस्टेंट्स कैंसिल हो जाते हैं। इनमें से कुछ भी जीरो नहीं है। रेशो जब लेते हैं तो कांस्टेंट्स कैंसिल हो जाते हैं। मैं इसकी ऐसी इक्वेशन लिखता K of पहले किसका नाम लिया, बुलेट का। ये बुलेट स्क्वायर बाय 2 मास ऑफ बुलेट। बाद में किसका नाम लिया, गन का। तो ये K गन हो जाता है P गन स्क्वायर अपॉन 2 into मास ऑफ गन। और जब मैं इन्हें डिवाइड करता K बुलेट अपॉन K गन तो जाता P bullet square on 2 into mass of bullet into 2 mass of gun upon P gun square। देखिए 2 कैंसिल हो जाता और ये भी कैंसिल हो जाता, तो जो मोमेंटम दोनों के सेम। तो जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें, उनमें से कोई भी जीरो नहीं होता। अगर रेशो ले रहे हैं तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि K प्रोपोर्शनल टू 1 by m, क्योंकि मोमेंटम सेम है, ये सेम है और ये सेम। तो बाद में ये सब कट जाएगा, जो सेम है वो बाद में कट जाएगा क्योंकि रेशो ले रहे हैं। बस अब एक बार फिर समझना है कि काइनेटिक एनर्जी की हल्के वाले की ज्यादा होती है, और हम ऐसा रटना ही नहीं चाहते। गलत किया मैंने, ऐसे ऑब्जर्व करा। अब तुम कहीं ना कहीं लालच में आ जाओगे, कभी तुम्हारे पास समय कम होगा तो तुम जल्दी से रिस्क ले लोगे। उस समय भी डिजायरेबल तो यही है कि अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। अगर मैंने तुम्हें रटा दिया, अगर मैंने तुम्हें ये रटा दिया कि गन की काइनेटिक एनर्जी हल्के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो तुम इतना सब करने के बजाय इससे क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद करोगे, जो कि पेपर के लिए रिस्की है। और ऐसे 1-2 नेगेटिव क्वेश्चन भी आपको सब बर्बाद कर देंगे। इसलिए थियोरेटिकल मेथड से अगर तुम जब क्वेश्चन आए कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और तुम्हारे मुंह से थ्योरी निकलने लगे, तो मतलब वहीं रुक जाओ, तुम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे पेन से मैथमेटिकल इक्वेशंस निकलने लगे, मतलब अब तुम सही जा रहे हो। मैं रटा तो खैर रहा हूं, तुम्हें गलत बात कर रहा हूं, पर आदत बनी हुई है, क्या करूं, आता है तो क्यों भुलाऊं, तो तुम्हें पढ़ाता रहा तो मेरा रिवीजन होता रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जब हम बुलेट को फायर करते हैं गन से, तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और इसीलिए आदमी की तरफ बुलेट फायर की जाती है जिसको मारना हो। अगर गन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती तो हम उस पर गन फेंक के मार देते, तो वो गन से मारता है। यही है, बुलेट की वेलोसिटी भी ज्यादा है और बुलेट की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, और बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तभी आदमी बुलेट से मरता है। अंदर पियर्स करते उसके पेट के अंदर घुस जाती, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है। ये जो थियरी की बातें की ना मैंने, ये सब बिल्कुल बर्बादी कर दी आपकी। शायद थोड़ा फिजिक्स का फील देना जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया
वरना पेपर में साथ केवल मैथमेटिक्स देगी, ये ध्यान रख लेना। तो या तो 2 पार्ट्स में टूटती हैं चीजें या 3 पार्ट्स में टूटती हैं, और या वो वेलोसिटीज मांग लेता है या काइनेटिक एनर्जी मांग लेता है। वर्स्ट केस में तुम्हें यही सवाल देखने को मिलेगा कि एक बॉम्ब 3 पार्ट्स में टूटा और 2 पार्ट वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही करेगा, एक यहाँ गया एक यहाँ गया, तीसरा यहीं आएगा, वही वाला जो पार्ट था। अब उसमें हो सकता है इस तीसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी मांग ले। बहुत सारे सवाल बनते हैं और अधिकांश मेरे ख्याल से तो आपसे बन जाएंगे, इतना इसमें काफी है। हाँ, ये ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर सवाल में जब हम फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स ही है, इसीलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। इंटरनल फोर्स ये ना, मैन भी तो सिस्टम का ही पार्ट है ना, मैन ने गोली चलाई है ना, ट्रिगर मैन ने दबाया है, तो वो बुलेट के लिए एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है। जो फोर्स मैन ने ट्रिगर पे लगाया उससे ट्रिगर ने जाके बुलेट को मारा, वो बुलेट के लिए एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, पर ऑन दी होल वो इस सिस्टम का ही है ना, इसलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व। मतलब ये भी अगर तुम्हें थ्योरी में डाउट आता हो तो, वरना लाइन किसी काम की नहीं। तुम्हें अगर डाउट आए कि नहीं साहब वो तो बुलेट तो हम तब चलती है जब हम हाथ से ट्रिगर दबाते हैं, जब घोड़ा कहते हैं बंदूक का घोड़ा दबा दिया तो घोड़ा दबाने से बंदूक गोली निकलती है बाहर, तो अब तुम कहोगे तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया। इस टाइप की थ्योरी में पढ़ने वाले अगर तुम एक विचित्र जंतु हो तो मैंने तुम्हें जवाब दिया कि नहीं, ये सब सोचना ही मत, क्योंकि अगर तुमने सोच लिया कि नहीं एक्सटर्नल फोर्स तो है, तो फिर तुम सवाल क्या सॉल्व करोगे, कहां से सॉल्व करोगे? अपनी मुसीबत बढ़ाने वाली बातें तो तुमने कर ली। अगर ये सवाल आया है तो हमेशा इस टाइप के सवालों में तय है कि तुम्हें विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा, परंतु जरूर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, नहीं तो सवाल आएगा ही नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू दें, फिर वो एक्सीलरेशन वगैरह मांगे, मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं लग पाएगा। इंटरनल फोर्सेस ही है इसमें सब, और वो है या नहीं है इन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें बस। अब चलिए मेरे ख्याल से अब मैं वापस आपको न्यूटन्स लॉ पे ही ले चलता हूं। सुनो मेरी बात, एक था फर्स्ट लॉ, एक था सेकंड लॉ, एक था थर्ड लॉ। पता नहीं थर्ड लॉ सेकंड लॉ ही कुछ काम का था, क्योंकि वही केवल मैथमेटिकल था, एप्टीट्यूड में। थर्ड लॉ ने भी कुछ कहा था, एक्शन और रिएक्शन इक्वल ऑपोजिट होते हैं। फर्स्ट लॉ एकदम फर्जी लग रहा था, फर्स्ट लॉ एकदम फर्जी लग रहा था, लॉ ऑफ इनर्शी। अब वहां पर उसके डिस्कशंस को मैथमेटिकली करने के लिए हम एक नया टर्म पढ़ाना चाहते हैं और उसका नाम है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स अब आपको पढ़ाना है। फर्स्ट लॉ जो है वो तो टोटल क्वालिटेटिव है, उसमें बताया है कि फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। फर्स्ट लॉ से ही कुछ सवाल सॉल्व होते हैं, शायद थियरी के, कभी कभी मैथमेटिक्स के। तो उसको मैथमेटाइज, फर्स्ट लॉ को मैथमेटाइज अगर करना हो, मैथमेटाइज करना हो, तो फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, सूडो। थियरी की ही जरा बात कर लें, थियरी की ही आपसे पहले बात कर लें, और चलिए वही डिस्कशन कर लेते हैं कि बस में मैं खड़ा हूं और आप बैठे हैं और बस झटके से आगे चल रही है, बस झटके से आगे चल रही है। तो मैं जो खड़ा हूं ना, उसमें मैं मान सकता हूं अप्रोक्सीमेटली कि मेरे पैर तो बस के कांटेक्ट में हैं, तो ना मेरे पैर रिजिड हैं और वो बस से टाइटली बंधे हुए। तो बस झटके से जब आगे चलेगी ना, तो मेरे पैरों को भी एक फोर्स मिलेगा, क्योंकि पैरों का और बस का कांटेक्ट है ना। तो इंजन का वह फोर्स जो बस को आगे चला रहा है, इंजन का वह फोर्स मेरे पैरों को भी आगे ले जा रहा है, परंतु मेरे शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, धड़, वो पीछे ही रह गया, क्योंकि वहां तक फोर्स ट्रांसमिट नहीं हो पाया। ये जो फोर्स है बस से ही आएगा। तो बस के अगर कांटेक्ट में धड़ होता, दोनों हाथों को मैंने जोर से कहीं पकड़ा हुआ होता, तो शायद यहाँ भी ट्रांसमिशन हो जाता और मेरा धड़ भी आगे चल देता, पर मैं तो ऐसे सीटी बजा रहा था, कुछ भी नहीं है।
पैर तो आगे चले गए, फिर मेरा धड़ पीछे है। अब जो अंदर साइड में बैठा है सेम ऑब्जर्वर, जो इसी मोशन को शेयर कर रहा है, वो उससे अगर हम पूछेंगे क्या हुआ, तो वो कहेगा इसको दिख तो नहीं रहा, पर किसी ने पीछे धक्का मारा है। जो साइड में बैठा है बस में, उसका इनर्शिया ओवरकम हो गया, वो भी बस के साथ आगे चला गया, मेरे पैर भी साथ आगे चले गए। उसे केवल एक चीज दिख रही है और कुछ नहीं, उसे ये नहीं दिख रहा कि वो खुद आगे गया, उसे ये भी नहीं दिख रहा कि मेरे पैर उसके साथ चले, उसे केवल यही होते हुए दिखे। हमारी आंखें सिर्फ रिलेटिव मोशन, हमारे ब्रेन रादर, आंखें नहीं, हमारा ब्रेन सिर्फ रिलेटिव मोशन को रजिस्टर करता है। केवल उसे एहसास आएगा कि किसी ने तो धक्का मारा है गुरुजी, किसने मारा है पता नहीं। एक तो तुमने गुरुजी को बैठने के लिए सीट नहीं दी, ऊपर से मजाक उड़ा रहे हो कि भाई कितना धक्का मारा गुरुजी। इस फोर्स को जिसने पीछे धक्का, ये आदमी जो अंदर बैठा है, ये कहता है, इसको सूडो फोर्स कहता है कि सूडो फोर्स ने धक्का मारा। तो चलिए हम यहां से हेडिंग दे देते हैं, पहले यहां से चलते हैं। हेडिंग दीजिए फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम जब आ जाता है ना, तो हमारा दिमाग यहीं चलना बंद हो जाता है। इसके थ्योरी के क्वेश्चंस बिल्कुल मत करिएगा जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड लिखा हो, नहीं तो आपको इससे खौफ पैदा हो जाए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तो बस इतना सही कहना लेता है कि सीट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से बैठ के आप चीजों को देख रहे हैं, SEAT, सीट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से बैठ के आप चीजों को देख रहे हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसमें लिख दीजिए X, Y, Z एक्सेस आर डिफाइंड एंड टाइम इज डिफाइंड। X, Y, Z एक्सेस कौन सा है, पॉजिटिव X क्या है, नेगेटिव X क्या है, पॉजिटिव Y क्या है, नेगेटिव Y क्या है, पॉजिटिव Z क्या है, नेगेटिव Z क्या है, और टाइम, ये सब डिफाइंड रहते हैं। फिर ये लाइन को हम क्रॉस कर दें, ये बेकार लाइन है, दोबारा कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने को मिले तो उसे इग्नोर कर देना। ये पढ़ा रहा हूं यही बताने के लिए कि आगे कहीं किसी सवाल में दिखे तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना। खैर, इसमें हेडिंग दे दीजिए इनर्शियल फ्रेम, INERTIAL, इनर्शियल फ्रेम। तो नाम से क्लियर है, जहां से बैठ के लॉज ऑफ इनर्शिया आप लगा सकें। सीम टू बी वैलिड, जहां से बैठकर आपको ऐसा दिख रहा है कि लॉज ऑफ इनर्शिया वैलिड हैं, उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ये भी सब कचरा है, बकवास है, मैं तो इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, इसको भी क्रॉस लगा दीजिए। खैर, ये भी लिख दीजिए न्यूटन्स लॉ आर वैलिड इन दिस फ्रेम। इस लॉ में न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, इनर्शिया वैलिड है मतलब लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ वैलिड है। मैं इन सब में मैं सब टोटल कचरा मानता हूं, उसको एब्सोल्यूट कचरा। कौन सा फ्रेम इनर्शियल होता है और कौन सा नॉन इनर्शियल होता है, इसको मेरे हिसाब से पहचानने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप कोई खास जरूरत नहीं। तो खैर ऐसा लिख दीजिए कि फ्रेम्स एट रेस्ट, frames are at rest or moving with constant velocity, frames at rest or moving with constant velocity where acceleration is 0, or moving with constant velocity where acceleration is 0 is called, are called inertial frames. ये सारी लाइनें भी बकवास है, रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 है, बस इसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इस फ्रेम में अगर बैठ के, ऐसे फ्रेम में अगर आप बैठ के कोई हैपनिंग देख को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप बस आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप इनर्शिया के लॉज को लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यही कह रहा हूं कि सपोज एक हवाई जहाज कांस्टेंट वेलोसिटी से उड़ रहा है और उसने बॉम्ब गिराया, कहीं कहीं इनकी जरूरत पड़ती है, पर ये सब थियरी है ना, एंड आई हेट थियरी, एटलीस्ट दोज आंसर्स व्हिच वी अराइव एट बाय यूजिंग थियरी। इसलिए मैं सबको कचरा कहते जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि इसके क्वेश्चन गाइड में दिखेंगे, पेपर में तो नहीं दिखेंगे शायद, बहुत रेयर।
पेपर में तो नहीं दिखेंगे, गाइड्स में दिखेंगे आपको डराते रहने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब कचरा, सवाल बनते तो हैं और इस सबको एक्सप्लेन कर यूज करके हम समझा भी सकते हैं। जो हवाई जहाज है कांस्टेंट वेलोसिटी से उड़ रहा है, उसमें से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया तो पायलट को पाथ कैसा दिखेगा? पायलट को पाथ ऐसा दिखेगा, क्योंकि जब पायलट यहाँ है तो बॉम्ब यहाँ है, जब पायलट यहाँ है तो बॉम्ब थोड़ा नीचे आ गया है, जब पायलट यहाँ है तो बॉम्ब थोड़ा यहाँ आ गया है। वो हवाई जहाज की ठीक पायलट की ठीक नजरों के सामने बॉम्ब बना हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी ये वाली तो दोनों की सेम है ना। ये तो इनर्शियल फ्रेम में से देख रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना, इनर्शियल फ्रेम में देख रहा है। मैं ऐसी बातें कुछ समझा सकता हूँ, पर ये सब थियोरी है एंड आई हेट थियोरी, आई हेट थियोरी। हाँ, इसी में मैं IJK से मैं समझा चुका हूँ सवाल, मैथमेटिकली कर रहे हैं अगर यही सवाल तो मंजूर है, पर अगर थियोरी से ही कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम वेरिएंट के नाम यूज करके तो बकवास। तो अगर आप इनर्शियल फ्रेम में किसी हैपनिंग को समझा रहे हैं तो आप लॉज ऑफ इनर्शिया को ले लेंगे, सब इनर्शिया के कारण इसकी वेलोसिटी सेम मेंटेन। तो रिलेटिव मोशन जब वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है इस डायरेक्शन। कुछ बातें की जा सकती है। और सवाल ऐसे मिलते हैं कि ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ऊपर की बर्फ के लड़के ने एप्पल टपकाया तो नीचे की बर्फ पे बैठा लड़का ये एप्पल को कैच करेगा कि एप्पल आगे गिरेगा क्योंकि पीछे गिरेगा। ये सब टाइप के सवाल मिलते हैं। करूंगा भी, चलो मैं थोड़ी देर बाद। अभी तो तुम खैर अब हेडिंग दे दो नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम मैं तो इस पे भी क्रॉस लगवा रहा हूँ, सब बकवास है। लिख दीजिए फ्रेम्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फ्रेम्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इसको लिख दीजिए न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड हियर। यहाँ पे न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। ये थियोरी जो है ना, इसकी जो थियोरी है वो बकवास है। न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। कहाँ वैलिड होते हैं और कहाँ नॉट वैलिड होते हैं ये मत सोचना कि अगर यही आ गया सर तो क्या करेंगे, कभी नहीं आएगा। कि कहाँ लॉज वैलिड होते हैं न्यूटन्स लॉ और कहाँ वैलिड नहीं होते हैं, ये कभी नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं कभी नहीं आएगा, आ सकता है 10,000 साल में एक बार, और अभी तो 35 साल ही हुए हैं बस। यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए, अ बॉडी कैन बी सीन टू एक्सेलरेट, अ बॉडी कैन बी सीन टू एक्सेलरेट even without, body can be seen to accelerate even without applying, even without, yeah, but even without a real force, even without a real force. बस अब जरूर हम फाइनली हेडिंग दे रहे हैं सूडो। अब इसकी हेडिंग दे रहे हैं थोड़े एडवांस्ड। ये डिस्कशन लगता है ये हमें पता नहीं ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, पर कचरा तो नहीं है, 2 स्टार तो दे ही सकते हैं क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स है, प्योर थ्योरी होती तो मैं इसे कचरा कहता। किसी भी न्यूमेरिकल में तुम्हें अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम मिल जाए तो या तो वो सवाल ही छोड़ देना, या तुम इस बात को इग्नोर कर देना कि वो इनर्शियल दिया है कि नॉन इनर्शियल दिया है या क्या दिया है, सब इग्नोर कर देना, तुम उसके बगैर भी सवाल कर लो। अब तुम ध्यान से सुन, मतलब जब ट्रेन एक्सीलरेशन से झटके से आगे चली तो मैं पीछे गया ना, तो अब हम बोलते हैं कि सूडो फोर्स ने इस आदमी को पीछे धक्का, इस आदमी पे सूडो फोर्स काम कर। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में एक्सीलरेशन को समझाने के लिए हम सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, यद्यपि ये कोई रियल फोर्स है ही नहीं। ऐसा फिर से चलिए लिख दीजिए, इट इज नॉट अ रियल फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं है, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, but is very useful, but is very useful in solving numericals, in solving numericals. If the observer is in solving numericals,
if the observer is in non-inertial frame. For solving numericals, if the observer is in non-inertial frame. तो मेरा कहना अब यह है कि अगर तुम बस में बैठे हो और बस एक्सेलरेशन से चल रही है तो तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। ये वर्ड खैर अब मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा, मैं इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के वर्ड को यूज करना अवॉइड करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह पढ़ने से मना कर दिया है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर एक ऑब्जर्वर सेम एक्सेलरेटेड मोशन को शेयर कर रहा है, बस के एक्सेलरेटेड मोशन को शेयर कर रहा है ना, तो फिर वो किसी लूजली रखी हुई बॉडी पे देखेगा कि उस पे फोर्स एक एम ए काम कर रहा है पीछे। अब ये मैथमेटाइज कर दिया मैंने, इसको हम फिर दोबारा 3 स्टार दे देते हैं और लिख लेते हैं। If an observer is looking at a body of mass m, and he is sharing the accelerated motion of the system, अब वो एक्सेलरेटेड मोशन शेयर कर रहा है, इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ना। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का वर्ड यूज किए बगैर मैंने वो बात आपसे कह दी, शेयरिंग दी सेम एक्सेलरेटेड मोशन को अंडरलाइन हाईलाइट कर दीजिए। अगर उसमें भी एक्सेलरेशन सेम है तो फिर आगे लिखना है, अगली लाइन में लिख दीजिए कि देन in the FBD of another object of mass m, a force ma is included in backward direction. Where A is the acceleration of the system. Yes. This force MA is called pseudo force. ये जो फोर्स MA है, इस फोर्स को pseudo force कहते हैं। This force MA is called pseudo force. तो ये जो बात है ये हम फिर भी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं यूज किया करेंगे, हालांकि थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट ही है ये, और हम लोगों को कुछ भी कहो इसमें कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता है, तो फाइनली इसके न्यूमेरिकल गलत ही जाएंगे। बात तो बड़ी सीधी सी है कि अगर बस में आप बैठे हैं और मैं खड़ा हूं और मुझे 2 लोग देख रहे हैं, एक तो आप जो बैठे हुए हो और बस के उसी मोशन को शेयर कर रहे हो, और एक आदमी बाहर से खड़े होकर मुझको देख, जो बाहर से खड़े होकर मुझको देख रहा है ग्राउंड से, अब वो तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रहा ना, तो वो इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है। वो मेरे अंदर जो कुछ भी होगा, पता नहीं क्या होगा, उसे क्या दिखेगा ये मैं डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि थ्योरी उसे जो भी दिखेगा वो उसे इनर्शिया का नाम यूज करके समझाएगा कि देखो इनर्शिया के कारण ऐसा हो रहा है। वो कहेगा इसके पैरों का इनर्शिया ओवरकम, कौन आदमी जो बाहर खड़ा है, मैं लिखवाऊंगा नहीं इस बात, वैसे तो मैं सब कुछ लिखवाता हूं, इस बात को मैं लिखवाऊंगा नहीं। बस खड़ी थी, आप ऑब्जर्वर ए हैं जो बैठे थे, एक ऑब्जर्वर बाहर बी है जो खड़ा था, बाहर सड़क पे, और बस ने एक्सेलरेशन से चला। अब कहा जाता है कि उस आदमी को क्या दिखेगा जो बाहर खड़ा है, उसको ये दिखेगा कि मेरे पैर तो आगे बढ़े, क्योंकि मेरे पैरों का इनर्शिया ओवरकम हो गया, पर मेरा धड़ जहां था वहीं रह गया। वो ये कहेगा, वो ये नहीं कहेगा पीछे है, वो ये कहेगा कि बस के इंजन ने फोर्स डेवलप किया और मेरे पैर बस के कांटेक्ट में हैं, तो उनका लिंक है, उनको फोर्स मिलेगा। मेरे पैरों का इनर्शिया ओवरकम हो गया तो बस के साथ वो उसको दिखेगा कि मेरे पैर आगे गए, और उसको दिखेगा कि इसका धड़ वहीं रहा जहां था, क्योंकि धड़ में कोई फोर्स ही नहीं है ना,
ये सब इनर्शिया से एक्सप्लेन करेगा। और जो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, सॉरी मैं ये नाम वर्ड यूज नहीं करना चाहता, जो यही बैठा है सेम एक्सेलरेटेड मोशन को शेयर कर रहा है, वो कहेगा साहब केवल एक चीज हुई है, इस पे जो फ्री मास है, फ्री ऊपर वाला, उस पे एक सूडो फोर्स है पीछे का, उसको अलग दिखेगा, इसको अलग दिखेगा। हम केवल इसकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, हम केवल वही न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें सेम एक्सेलरेटेड मोशन शेयर हो रहा होगा। उसमें आंसर्स निकालने में हमने एक एमए पीछे मार्क कर दिया था, ठीक है। इसलिए अब आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ट्रेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, ट्रेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। अ बॉय ऑन टॉप बर्थ, a boy on top berth releases an apple. Top berth से एक boy ने apple release किया. Another boy is sitting vertically below on lower berth. Another boy is sitting vertically below on lower berth. Will the apple fall in front of the lower boy? Will the apple fall in front or behind? Will the apple fall in front or behind the boy on lower berth? Will the apple fall in front or behind the boy on lower berth? अब इसमें जो भी ऑब्जर्वर है, ए या बी जो भी है, पहली बात तो ये है कि तुम इमेजिन ये मत करना, सिंप्लीफाइड इमेजिनेशन चाहिए। ये मत इमेजिन करना कि साहब वो तो कहीं कहीं टकरा गया एप्पल, तो साइड वॉल आ गई, तो कुछ इमेजिन मत करना। हम तो कह रहे हैं हल्का सा, थोड़ा सा। अब भाई जब एप्पल फ्री बॉडी पे सूडो फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन से चल रही है ना, तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हम कहेंगे कि ये जो एप्पल है जब मेरे हाथ से छूट गया तब ये फ्री हुआ, तब इसका सूडो फोर्स पीछे काम करे, तो बस फोर्स ही पीछे तो गिरेगा भी पीछे। तो जैसा लिख दीजिए, when the apple is free बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए। when the apple is free, सूडो फोर्स acts backwards, इस पर सूडो फोर्स पीछे काम करता है, so apple falls behind। मुझसे तो भाई लोग ऐसे भी क्वेश्चन होती हैं और बहुत सारी इमेजिन होती हैं। आपको इमेजिन करना है बस ट्रेन पे एक हवा बर्थ लटकी हुई है हवा में और एक नीचे बैठा है और बाकी ट्रेन पूरी खाली है, मोदी जी चला रहे हैं बाकी ट्रेन को, और कुछ है ही नहीं। हाँ, एक्सेलरेशन से चल रही है, जब ये टपका आया तो ये फ्री हुआ। जब तक ये मेरे हाथ में है ना, तब तक हर क्षण जो मेरा हो रहा है वो इसका भी हो रहा है। अगर मैं एक्सेलरेट हो रहा हूँ तो ये भी एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि रियल फोर्स काम कर रहा है ना। जब ये छूटा तो सूडो फोर्स पीछे काम करेगा, इसलिए एप्पल पीछे गिरेगा। ये पूरे इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से भी समझाया जा सकता है। पर अब हम आज की थ्योरी की बातें बंद, आज से या तो कुछ भी नहीं करेंगे और करेंगे तो सूडो फोर्स के नाम से बात करेंगे, या तो सवाल ही नहीं करेंगे। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी वगैरह के केस होंगे ना, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। तो सूडो फोर्स में आंसर चेंज होगा, एक्सेलरेशन में आंसर चेंज होगा। इसमें ज्यादा कठिन क्वेश्चन होते हैं रिटार्डेशन। फिर से इसी में क्वेश्चन लिख दीजिए, पार्ट जी कर दीजिए। व्हाट इफ द ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड विद रिटार्डेशन? What if the train is moving forward but with retardation? What if the train is moving forward but with retardation? तो एप्पल आगे गिरेगा कि इसके पीछे गिरेगा? हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। हालांकि मेरे ख्याल से तो आज तक ये भी नहीं आया है पेपर, और ना ये कभी आएगा। बट अगर इंपॉर्टेंट कुछ है तो रिटार्डेशन वाला केस इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जो रियल फोर्स है ना, जो ट्रेन को रिटार्ड कर रहा है, वो बैकवर्ड, ट्रेन इज बीइंग रिटार्डेड, सो द फोर्स ऑफ द ट्रेन इज बैकवर्ड, सो द सूडो फोर्स विल बी फॉरवर्ड।
एप्पल पे फोर्स फॉरवर्ड आएगा, इसलिए आगे। इसका मोशन तो रिटार्डेड है, ये तो कम चलेगा, पर एप्पल तो ज्यादा चल लेगा। इसका मोशन तो रिटार्ड हो गया ना, ये तो कम चलेगा, एप्पल तो उसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये तो ऐसे आगे गिरेगा। ये मैंने थोड़ा सा इनर्शिया से समझाना चाहा, जिसे मैं और समझाना नहीं चाह रहा। समझाने को तो और बहुत ज्यादा डीप भी समझा सकता हूँ, परंतु मतलब नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख लो। If the train is retarded, then the real force creating the retardation is acting backward. Real force creating the retardation is acting backward. So the pseudo force is acting forward. Pseudo force on the apple, of course. Pseudo force on the apple is acting forward. And therefore the apple falls in front. इसमें आप कम से कम इंटरेस्ट लें तो अच्छा है, ये पेपर में कभी नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो आपका नेगेटिव जाएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। अच्छी बात केवल एक होगी कि उस समय आपको खुशी होगी कि चलो एक सवाल तो बना आपका 50 में। अच्छी बात केवल एक होगी कि आपको उस समय लगेगा चलो ये बन गया, कि हालांकि ये फाइनली नेगेटिव जाएगा। अगर जरा सी भी थ्योरी घुसड़ दी तो, और रिटार्डेशन वाले सवाल तो खैर गलत जाते ही, रिटार्डिंग फोर्स है पीछे तो सूडो फोर्स है आगे, ये बात बड़ी काम की है। इसमें फिर भी कोई सवाल आ सकता है, कोई डिस्कशन? ठीक है, बढ़िया। रियल फोर्स को बैकवर्ड मार्क करेंगे और फिर सूडो फोर्स को फॉरवर्ड मार्क करेंगे तो आप बच जाएंगे। रिटार्डेशन वाले सवाल, सूडो फोर्स के वे सवाल जिसमें फ्रेम रिटार्डेशन से चल रहा होता है, वे ज्यादा गलत होते हैं। अच्छी बात यह है कि नीट में आज तक तो ऐसा शायद एक सवाल भी नहीं आया। एक दो स्टैंडर्ड केस आए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बहुत अच्छे, काफी एडवांस है, पर वो काफी एडवांस है। एनीवे दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। Thank you.